देखिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है पहले समझ लीजिए इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ध्यान समझिएगा, कैश का फ्लो मतलब क्या, आइदर इनफ्लो और आउटफ्लो। तो कैश या तो इनफ्लो मतलब प्लस होगा, आएगा फर्म में या जाएगा। तो इसका जो कैश का फ्लो होता है, कैश मतलब बिजनेस में हम बात करते हैं, जब कंपनी की बात करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टर्म यूज करते हैं। कैश एंड कैश में मतलब क्या कि जो कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इक्विवेलेंट टू कैश, विच आर ऑलमोस्ट टेंड टू बी कन्वर्टेबल इनटू कैश एज सून एज पॉसिबल। वो आइटम जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए, इन सबको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखते हैं। इसमें क्या क्या आइटम आते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट में भी शॉर्ट टर्म जो आपका होता है, जो 2-3 महीने के लिए कैश में कन्वर्ट हो जाए वो। तो ये 3-4 आइटम आते हैं इसमें जो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं, ठीक है। तो करता क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करता है बिटवीन 2 डिफरेंट बैलेंस शीट डेट्स। 2 अलग अलग बैलेंस शीट डेट्स के चेंजेस के थ्रू ये तैयार किया है ना। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करता है और इसमें 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो इट शोज द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो शोज द डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व की जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका मान लीजिए मीनिंग हो गया इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ध्यान रखिए स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट में हम अकाउंट नहीं बनाते हैं, इसमें कुछ चीज़ों को प्लस और माइनस के थ्रू शो करेंगे, चेंजेस को दिखाएंगे, ठीक है ना। इधर कुछ आइटम प्लस होंगे और माइनस होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 एक्टिविटीज आएंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन तीनों को हम जो आपको समझाएंगे, एक हम अकाउंट और स्टेटमेंट के थ्रू समझाएंगे इसको हम, और तीसरा है फाइनेंसिंग, ठीक है ना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब कि जो रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, हम रिवेन्यू कहाँ जनरेट करते हैं, कहाँ पर हम रिवेन्यू रिलेटेड आइटम शो करते हैं, ठीक है। अब यार ध्यान समझिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको जानना जरूरी है, पहले थोड़ा सा बेसिक बता दें इसका। ऑपरेटिंग मतलब जो रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हमारी, उनसे रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं वो हम इसमें दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे आपका मान लिया हम कहें कि क्या हमारे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, तो कैश सेल्स, आइदर क्रेडिट सेल्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, तो वो सारे जो हम रेगुलरली एक्सपेंसेस या इनकम जनरेट करते हैं, जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें भी आपको अकाउंट और चार्ट के बारे में बताएंगे। दूसरा है इन्वेस्टिंग, नाम ही इंडिकेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, एसेट्स में करते हैं, ठीक है ना। करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, करंट एसेट भी होता है, लेकिन करंट एसेट जो होता है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते हैं। 1 साल के अंदर उसमें पैसा हमको कैश में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं फिक्स एसेट, है ना, जहाँ पर हम लंबी समय की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से हम बेनिफिट लेते हैं, है ना। लैंड, बिल्डिंग, ठीक है ना, फर्नीचर, ये सारे हमारे इन्वेस्टमेंट हैं। और तीसरा है फाइनेंसिंग। फाइनेंस कहाँ जनरेट होता है, फंड कहाँ जनरेट होता है, शेयर, डिवेंचर, लोन, जहाँ से हम फंड जनरेट करते हैं, जहाँ से पैसा आता है ना। तो इनको भी हम दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे इसको भी देखिएगा, ठीक है ना। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो है वो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की पार्ट है, जिनको हम स्टेटमेंट में शो करेंगे, ठीक है ना। आइए अब जरा देखते हैं कि इन्वेस्टिंग को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं, ठीक। तो जैसे इन्वेस्टिंग में आपने पढ़ा हुआ है, याद करिए, ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है। ट्रेडिंग काउंट में क्या दिखाते हैं बेटा, परचेज, सेल्स, सेल रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे आते थे, है ना। और उसका नेट रिजल्ट क्या होता है, उसका फाइनल आउटकम क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ट्रेडिंग काउंट है, दिस इज ऑल्सो द
वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें सारी हमारी भाई यही ना हमारा रेगुलर काम है, गुड्स को खरीदना बेचना या तो बनाना बेचना, है ना। तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो उससे हमको क्या मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द एग्जाम्पल ऑफ और पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग इनकम है, मेन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको हमको रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बाद क्या बनता था, याद है, ये वाला अकाउंट, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब ट्रेडिंग तो पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है हमारा, उससे जो इनकम होगी वो ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है ना। तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, ठीक। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद याद करिए, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पढ़ा है क्या, इसमें क्या आता था याद है, ऑपरेटिंग रेशियो निकाला है आपने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये क्या है हमारे, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या है हमारे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट कांट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा, ठीक है ना। तो ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग, क्या होगा, याद है, याद है, भूल गए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आने थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो जो ऑपरेटिंग है वो ऑपरेटिंग में आएगा, जो नॉन ऑपरेटिंग है वो नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। तो उसी तरह से तो ऑपरेटिंग इनकम भी तो होती है, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग, चार्ट समझ गए आप, तो आपको ऑपरेटिंग समझने में दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए, आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देख रहे हैं, लंबा सा फॉर्मेट है, बड़ा सा फॉर्मेट है कैश फ्लो में। इस फॉर्मेट को हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं, है ना। इस फॉर्मेट के थ्रू आपको पूरा समझना है ना। इसके बाद क्या होगा, लास्ट सारा करने के बाद, अच्छा इसी में ध्यान रखिए, इसी में कुछ ऐसे भी आइटम आते थे जो नॉन कैश आइटम होते हैं। अगर हम कहें इसी में कुछ ऐसे भी आइटम आते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं या लॉस होते हैं। नॉन कैश मतलब होते हैं, मतलब कि जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक आगे एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन एक ऐसा लॉस है जिसमें कैश का कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। उसी तरह गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल का राइट ऑफ करते हैं आप, ठीक है ना, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। इस टाइप के कुछ ऐसे आइटम हैं जो जिनमें कैश का कोई फ्लो नहीं होता है। तो इसमें एक और आइटम आपको इम्पोर्टेंट मिला, अब ये इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है कहीं, है ना। तो कौन सा आइटम बात किया बेटा, नॉन कैश आइटम। कुछ हमारे नॉन कैश आइटम भी होंगे जो इसमें आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फाइनली क्या आता है इसके बाद, लास्ट रिजल्ट क्या निकालते हैं हम, नेट प्रॉफिट, याद है, भूल गए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पढ़े है ना, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, समझ आ रहा है। अच्छा, इसी नेट प्रॉफिट में टैक्स तो निकालते हैं, इसी नेट प्रॉफिट पे हम लोग पढ़े हैं ना, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, तो इसी पे हम निकालते हैं टैक्स, और टैक्स निकाल के माइनस करके क्या बनाते हैं हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, समझ आ रहा है। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। टैक्स अभी तक जनरली नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर टैक्स हमको यूज करना है, मेरी बात समझ आ रही है। ये क्या बनाया बेटा हमने, ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग ही है लेकिन हमने ट्रेडिंग का रिजल्ट ले लिया सीधे ग्रॉस प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, समझ आ रहा है। ये क्या पढ़ा आपने, सर वही लास्ट ईयर में पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसी बनाते थे, ठीक है ना। तो कोई नई चीज़ तो बताया नहीं सर पुरानी चीज़ रिपीट हो रही है हमारी, ठीक। इसके बाद क्या बनाते हैं बेटा, याद है, इस साल हम लोग पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहाँ पढ़े हैं, पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी में भी एप्रोप्रिएशन बनता है, कंपनी में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, एप्रोप्रिएशन मतलब कि व्हेन देयर इज प्रॉफिट देन सम डिडक्शंस आर मेड, कुछ डिडक्शंस इसमें प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। क्या क्या, जैसे जैसे हैं, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा, क्रॉस आएगा, याद है ना, याद करिए, पार्टनरशिप पढ़ा है आपने फंडामेंटल, यहाँ आएगा क्या लिखेंगे भाई, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, ट्रांसफर टू मतलब नेट प्रॉफिट लिख दिया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अच्छा, इसमें कुछ आइटम आते हैं, ध्यान रखिए, ये पॉइंट आइटम है, ये तभी आएंगे जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो ये आइटम नहीं आएंगे। अब जैसे हम क्या कहें, कौन से आइटम इसमें आ सकते हैं,
जब प्रॉफिट होगा तो। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड कब दिया था? डिविडेंड समझते क्या है? डिविडेंड किसको दिया था? शेयर होल्डर्स को। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर आपने पढ़ा है ना? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड कब दिया जाएगा? जब प्रॉफिट, मतलब जब प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड। तो डिविडेंड, अब डिविडेंड में भी कई डिविडेंड लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, जो भी आएगा हम डिविडेंड को इसी में रखेंगे, ठीक है ना। और डिविडेंड में याद रखिए बेटा, प्रीवियस ईयर डिविडेंड को लेना है, करेंट नहीं। कभी कभी इसमें आपकी पोस्ट थोड़ा चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर से 2 साल पहले चेंज हुआ था। करेंट प्रीवियस दोनों का यूज़ करते थे हम लोग, लेकिन अब हमको सिर्फ प्रीवियस ईयर डिविडेंड का ही यूज़ करना है। समझ आ रही है? चलिए अगला है हमारा डिविडेंड के बाद जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व मतलब क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना। मतलब जनरल रिजर्व कब यूज होता है? जनरल रिजर्व कब क्रिएट होता है? जब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, जैसे मान लीजिए फर्म क्या जनरल रिजर्व क्यों बनाती है, जनरल रिजर्व क्यों क्रिएट करती है? कि फ्यूचर के अननोन कॉन्टीजेंसीज के लिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई खर्च करना पड़े, तो उसके लिए हम इस रिजर्व से यूज कर लेंगे। तो ये रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? प्रॉफिट से। अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप 50,000 रुपये रिजर्व में डाल दिए। आपके पास इनकम आ रही है ज़्यादा, तो आप क्या करते हैं? गुल्लक में डाल दिए, कहीं कुछ और डाल दिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो उसका निकाल के यूज करेंगे। तो व्हेन देयर इज प्रॉफिट देन सम अमाउंट इज आल्सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या करता है? ये भी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। क्या करता है? ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। समझ आ रहा है? चलिए इसी तरह एक और आइटम है आपकी, डिविडेंड हो गया आपका, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, और डिविडेंड आपके सारे हो गए, है ना। टैक्स हम ले ही चुके हैं, टैक्स हमने ऊपर रख दिया, टैक्स करके यहाँ भी मान लिया सकता है ना। ये टैक्स हमने ऊपर रख दिया क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पे ही दिया था। टैक्स माइनस करने के बाद जो बचता है उसमें हम ये सब एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आया वो आफ्टर टैक्स के बाद दिखेंगे या फिर बिफोर टैक्स के बाद? अभी हम ले जाएंगे, दिखा रहे हैं, अभी बता रहे हैं, बड़ा ही टेंशन मत लीजिए। सब आपको पूरा फॉर्मेट इसी समझ आ जाएगा कि जब पूरा फॉर्मेट दिया है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये फॉर्मेट समझ लिया तो आपको ये याद हो जाएगा, है ना। बस एक आध आइटम जो थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं उनको थोड़ा समझना होगा, बाकी सब चीज़ें सिंपल जाएंगी। टैक्स हम ऊपर ही रख चुके हैं, ध्यान समझिएगा। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड कोई भी आएगा इसी में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बेटा? रिफंड ऑफ टैक्स होता है। रिफंड ऑफ टैक्स समझते हैं? मतलब क्या होता है? कंपनी ने कभी कभी एडवांस टैक्स पे करती है। एडवांस टैक्स मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हमको लग रहा है कि इस साल का प्रॉफिट हमारा क्वार्टरली का हम एस्टिमेट चेक करते हुए इस साल का प्रॉफिट हमारा 1 करोड़ रुपये हो जाएगा मान लीजिए। तो 1 करोड़ के हिसाब से हम पहले से टैक्स एस्टिमेट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस जमा कर देते हैं। बात आ रही है? तो मान लीजिए हमने सपोज करिए कि 20 लाख का टैक्स जमा कर दिया, ठीक। लेकिन पता लगा क्या हुआ कि टैक्स हमारा 28 लाख आया। 2 लाख हम क्या किए? ज़्यादा दे दिए, है ना। 2 लाख ज़्यादा दे दिए मतलब गवर्नमेंट रख लेगी? नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है? एस्टिमेट करा के देखेगी भैया इनका 18 लाख का ही टैक्स बन रहा है, 2 लाख ज़्यादा दे दिए हैं, गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। क्या कहलाता है? रिफंड ऑफ टैक्स। क्या कहलाता है वो? रिफंड ऑफ टैक्स। तो रिफंड जो होता है वो प्रॉफिट को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? क्रेडिट साइड में। जो डेबिट साइड में आते हैं, याद रखिए बेटा, आपको बताया गया है, वो माइनस होते हैं। जो डेबिट साइड में आते हैं वो माइनस, तो ये दोनों ही हमारा नॉर्मल अकाउंट है। दोनों ही क्या है हमारा? नॉर्मल अकाउंट। जो भी अकाउंट प्रॉफिट लॉस करते हैं, एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन करते हैं, वो नॉर्मल से होते हैं। तो डेबिट साइड किसी भी अकाउंट की नॉर्मल अकाउंट माइनस साइड होती है, क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है, ठीक है ना। प्लस हो गया हमारा रिफंड ऑफ टैक्स। अच्छा, लास्ट जो आएगा फाइनल प्रॉफिट, जो भी बचा रहा है ना, फाइनल प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब इंपॉर्टेंट बताने जा रहा है। आपको क्या करना है? अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक आध आइटम दिया हुआ है, कौन कौन से देखिए हम टिक कर रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 3-4 आइटम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आइटम दिया हुआ है तो याद रखिए उसको हमको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का सेंस समझते हैं? अगर वो माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपसे हम पूछें बेटा ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व क्या करना होगा, अगर हम प्रॉफिट यहाँ पर हैं, समझिएगा, और मान लीजिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करना होगा?
प्लस की माइनस। पॉइंट समझिए, हम यहां पर हैं, हमको ऊपर जाना है। कहां जाना है? यहां जाना है, क्योंकि हमको चाहिए क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो सारा इक्वेशन हमारा रिवर्स हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो। क्या समझ आ रहा है? दिमाग तुम्हारा कहीं और जा रहा है सर, ये फॉर्मेट से कहाँ पहुंचा दिया बेटा? फॉर्मेट आप रटते हैं, पॉइंट समझिएगा, अकाउंट रटिए मत। जो रटते हैं वही फंसते हैं, जो फंसते हैं वही रिजल्ट कराते हैं। अकाउंट रटिए मत, समझिए हर चीज़ को बार बार हम करते हैं। समझ जाएंगे तो कहाँ से आएगा? कहीं से आएगा तो कर ले आएंगे। और जब हम रटे रहेंगे, इलेस्ट्रेशन पे इलेस्ट्रेशन लगाए रहेंगे, सिर्फ इलेस्ट्रेशन लगाए रहेंगे, प्रैक्टिकल कभी लगेबे नहीं करेंगे, तो आप 150 इलेस्ट्रेशन लगा लीजिए, एक क्वेश्चन देंगे फंस जाएगा 100%। अगर नहीं समझ के लगाए हैं कोई मतलब नहीं। हम बार बार करते हैं, समझने की कोशिश करते, इसीलिए हमने इसको बनाया, समझाया, है ना? तो ये समझ में आ जाएगा तो ये फॉर्मेट आपको तुरंत अभी समझा देंगे, 1 मिनट में फॉर्मेट समझ आएगा, ठीक है ना? हम क्या पूछ रहे हैं ध्यान समझिएगा। मान लीजिए प्रॉफिट आपका दिया हुआ क्वेश्चन, आपको कहा गया इनमें से कोई एक आइटम, 4 आइटम ने यूज किया है। अगर मान लीजिए चारों दे दिया, सपोज करते हैं एक बार फिर से, चारों दे दिया हो, डिविडेंड भी दिया हो, रिजर्व भी दिया हो, रिफंड ऑफ टैक्स भी दिया हो और टैक्स भी दिया हो, ये चारों दिया हो, सपोज करिए हम इस प्रॉफिट पे हैं, तो क्या करना होगा? जो माइनस है वो प्लस होंगी, ध्यान समझिएगा, जो माइनस है वो और जो प्लस है वो, सॉरी जो प्लस है वो माइनस होंगे। तो 3 प्लस और 1, कहाँ पहुंच गए हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जरा अपने फॉर्मेट पे, जरा आप फॉर्मेट पे जल्दी से, क्या फॉर्मेट में कुछ ऐसा ही कहा है क्या? चेक करिए तो, पेज नंबर 6.9 चलिए, देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देख रहे हैं? एक छोटा बनाया फॉर्म बनाया है, छोटा बनाया है, देख रहे हैं ना? एक बड़ा फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट आपका मेथड का है, आपको फॉलो करना है, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है ना? तो आपने देखा एक नोट नंबर 1 करके दिया है, सब लोग देख रहे हैं? नोट नंबर 1, इसमें क्या प्लस और क्या माइनस किया गया है? जो हमने लिखा है वही प्लस हो रहा है क्या? और जो हमने माइनस किया क्या वही माइनस हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस हो रहा है ना? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस हो रहा है, हमने प्लस किया था क्या? देखिए जरा, क्या हमने डिविडेंड प्लस किया है प्रीवियस ईयर? प्लस किया। चलिए आगे बढ़िए, इंटरिम डिविडेंड भी मान लीजिए अगर है, उसको भी हमने कहा है कि सारे डिविडेंड प्लस कर दीजिए। और प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान देखिए टैक्स यहाँ पर, टैक्स यहाँ हुआ है ना? इसको भी क्या करना है? प्लस करना है। अच्छा, कौन सा टैक्स प्लस करना है इसको भी ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में सिंगल टैक्स दिया होता है, तो जो सिंगल टैक्स दिया होता है उसका हम एक ही टैक्स है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 2 टैक्स होते हैं तो कौन से टैक्स सर हम प्लस करें? तो याद रखिए बेटा, करेंट ईयर वाला जो टैक्स होता है, जो करंट ईयर टैक्स होता है वो प्लस होता है और प्रीवियस ईयर टैक्स माइनस होता है। आगे बताएं, अभी बस करंट ईयर जानिए, जो करंट ईयर टैक्स होता है वो प्लस होता है, ठीक है ना? तो जरा चेक करिएगा। और रिफंड ऑफ टैक्स क्या किया गया है? देखिए जरा, माइनस किया गया है, ठीक है ना? तो याद कर लीजिए ये 4 आइटम कौन से बेटा? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स, 5 बता दिया। इंटरिम डिविडेंड मतलब एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, हमने क्या कहा? डिविडेंड कोई भी दिया हो, डिविडेंड कोई भी दिया हो, एक माइनस, है ना? चाहे प्रपोज हो चाहे इंटरिम, ठीक है ना? प्लस करना है, ठीक है? और क्या प्लस करना है? टैक्स। और क्या प्लस करना है? ट्रांसफर टू जनरल, ये 4 प्लस करने हैं। और क्या माइनस करना है? रिफंड ऑफ टैक्स। अगर इन चारों में से कोई एक दिया हो तो भी वही रूल है, चारों दिए हो तो भी सेम रूल है। हम कहाँ पहुँच गए? हम आ गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या करना है? अब इसके आगे कुछ हमारे ऐसे आइटम होते हैं, एडजस्टमेंट देखने हैं। क्या है एडजस्टमेंट बेटा? कुछ ऐसे भी आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश के आइटम है, ध्यान रखिए, हमने लिखा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ये दोनों है, और नॉन कैश यहाँ है। तो डबल टिक वाला देखिएगा, डबल टिक वाला, कुछ हमारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम है, उनको भी हमको एक्सक्लूड करना है। अब क्यों, उसका रीजन समझिएगा, क्योंकि हमको चाहिए, अभी हम पहला पड़ाव है, ध्यान रखिए, इसमें 3 पड़ाव आते हैं, 3 स्टेज आते हैं। अभी हम किस स्टेज पे हैं? पहले स्टेज पे। कहाँ से चला हमने? हमारा सफर शुरू हुआ था एप्रोप्रिएशन के लास्ट पॉइंट से।
हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक स्टेप पे आए हैं। कहाँ पर आए हैं बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमारा पहला स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेप है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप यहाँ है, ये हमने एक लाइन खींच दी। ये क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमें कहाँ मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ आने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आने के लिए हमको कुछ और भी आइटम्स को एक्सक्लूड करना है। बात समझिएगा, समझ रहे हैं ना, एक्सक्लूड इन द सेंस हटाना है। हटाना है मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं कुछ आइटम माइनस हुए होंगे, कुछ आइटम कौन से माइनस हुए होंगे, डेबिट साइड वाले। कौन डेबिट साइड वाले बेटा, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम माइनस हुए होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हुए होंगे। ऑपरेटिंग वाला ऊपर कर दिया हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम दोनों ऊपर है, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ये दोनों आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हैं। तो है मतलब उनको हमको नहीं हटाना है, उनको रहने देना है। तो किनको हटाना है, जो नहीं है। नहीं है मतलब क्या, जो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम खोज के हमको हटाना है। हटाना इन द सेंस रिवर्स करना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। अब कौन सा आइटम सर आपने कह तो दिया, सर समझ नहीं आया कौन सा आइटम, ध्यान दीजिएगा। जैसे नॉन ऑपरेटिंग क्या क्या होता है, सोचिए वो सारे एक्सपेंस या इनकम जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। मतलब मान लीजिए आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका बिजनेस ट्रेडिंग का, आप फर्नीचर का ट्रेडिंग करते हैं, शूज की ट्रेडिंग करते हैं, जनरल मर्चेंट हैं आप, है ना। तो आपका बिजनेस तो जो है वो है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेंस या इनकम होते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिजनेस में है, बिजनेस में हो रहे हैं, तो हमको उसमें दिखाना होता है। ये रूल है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दिखाना होता है। तो वो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम, उनको हमको हटाना है। क्या क्या, जैसे अब जरा एग्जाम्पल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान दीजिएगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड क्या है। क्या रोज हो रहा है प्रॉफिट हमको, क्या बिल्डिंग रोज बेचते हैं आप, क्या अगर रोज बेचेंगे तो बिजनेस है आपका। ध्यान दीजिएगा, अगर रोज बिल्डिंग का खरीदना बेचना करते हैं तो आपका वो बिजनेस है, लेकिन एक आध बिल्डिंग बेच दिया तो क्या बिजनेस हो गया, नहीं, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या करते हैं आप, सर आपने कहा है कि रिवर्स करना है, हमको यही याद है, बाकी तो भूल चुके हैं। तो क्या करना है बेटा, जो हमारे प्रॉफिट हैं नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, उनको माइनस करना है। क्यों, क्योंकि वो प्लस है, क्योंकि वो क्यों प्लस है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में आते हैं, इसलिए उनको क्या करना है बेटा, माइनस। और जो एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इनको रिवर्स करना है, मतलब क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, डिप्रेशन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, नहीं, नॉन कैश। डिप्रेशन हमारा रेगुलर है ना, ऑपरेटिंग का पार्ट है, लेकिन वो नॉन कैश है, उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हटाइए उसको, हटाने का सेंस क्या है, रिवर्स कर दीजिए। हटाने का सेंस क्या है, रिवर्स कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। समझ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से और भी देखिए, जैसे मान लीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन कैश आइटम है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, है ना, ये सारे क्या है, नॉन कैश आइटम। इनको क्या करना है, प्लस। हटाइए मतलब क्या, सर हुआ क्या, सोचिए हुआ क्या, माइनस, क्या करना है, प्लस। समझ आ रहा है, चेक करिए क्या जो बोल रहे हैं वही है। देखिए जरा, डिप्रेशन मिला, एडजस्टमेंट में आप देख रहे हैं डिप्रेशन प्लस हुआ, ध्यान दीजिएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्लस हुआ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट, ये घट रहा है, नॉन कैश आइटम है, क्या करेंगे, प्लस करते जाइए। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म, मतलब इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और जो भी डिवेंचर है उसको भी आपका नॉन ऑपरेटिंग है,
प्लस कर दीजिए बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, डाउटफुल डेट्स याद रखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अगर दिया होता है तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज प्लस होता है और डिक्रीज माइनस करना होता है। क्योंकि ये भी प्रॉफिट से याद करिए, प्रोविजन कहाँ दिखाते हैं हम लोग, इसी में दिखाते हैं, याद है ना। प्रोविजन यहाँ पर फिर बैलेंस में दिखा देते हैं। तो प्रोविजन का इंक्रीज होना मतलब इसको प्रॉफिट घटाना, प्रॉफिट घटाता है, क्या करेंगे इसको रिवर्स प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत? कौन कौन से आइटम प्लस हुए? सर हमको तो एक समझ बड़ा सिंपल है, याद रखते नहीं होते नहीं, यही क्वेश्चन को समझना है, ये समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं समझ आया तो फिर रखना पड़ेगा। तो फिर रटिए मतलब फिर 4 क्वेश्चन लगा लेंगे तो कुछ चीज़ें आप यूज हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे तो फिर रट भी जाएंगे, ये ना दोनों ऑप्शन है ना। 5 क्वेश्चन लगाएंगे और रटने लगेगा, और समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। इसी तरह से कुछ आइटम माइनस हो रहे हैं, चेक करिए कौन सा माइनस हो रहा है। इंटरेस्ट इनकम, अगर आप मान लीजिए कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, भाई इन्वेस्टमेंट पे इनकम होगी ना, ठीक है, माइनस। डिविडेंड इनकम का है कोई है आपकी तो भी माइनस होगी आपकी। रेंटल इनकम मतलब होते हैं रेंट रिसीव, ध्यान रखिए रेंट पेड और रेंट रिसीव। रेंट पेड जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग है। भाई रेंट तो आप रेगुलरली पे करते हैं, भाई जिस मकान में आपका बिजनेस चल रहा है वो तो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो रेगुलरली पे कर रहे हैं आप, तो रेंट पेड जो ध्यान रखिए बेटा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको नहीं यूज करना है, उसको गलती तो मत हटाइए अगर दिया भी हुआ है तो। लेकिन रेंट रिसीव्ड अगर मतलब मान कैसे क्यों घटाएंगे, समझ आ रहा है क्यों हटाना है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। अब कैसे नॉन ऑपरेटिंग है, भाई आपका बिजनेस है जनरल मर्चेंट का, किराने की दुकान है, एक तो मकान रखे हैं 3 मंजिला किराए पे उठा दिए, बिजनेस की इनकम है नहीं, वो अदर देन बिजनेस इनकम है। क्या है वो, अदर देन। हाँ 4 मकान है, किराए से ही घर चलता है, काहे तो बिजनेस इनकम है, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है, बता रही है, क्योंकि भाई आपकी बिजनेस से इनकम है ना, मतलब आपका बिजनेस हो गया मकान किराया उठाना। अदर इनकम जो आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है और जो आपके रेगुलर बिजनेस का पार्ट है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। तो रेंट रिसीव्ड जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है, रेंट पेड जो है वो ऑपरेटिंग है। तो हमने क्या बताया, ऑपरेटिंग को छोड़ दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग को हटा दीजिए, ये बताया आपको हमने। नॉन ऑपरेटिंग हटाइए और ऑपरेटिंग को भूल जाइए, ऑपरेटिंग का यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमने एक लाइन खींच दिया है यहीं तक, इसके नीचे के आइटम को हमको प्लस माइनस करना है, इसके नीचे के आइटम को ही हमको प्लस माइनस करना है, बाकी ऊपर वाले आइटम को हमको नहीं टच करना है, ठीक है। कहाँ पहुंच गए बेटा, हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये सेकंड स्टेज हो गया हमारा। क्या है हमारा ये सेकंड स्टेज, क्या देखिए लिखा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज लिखा है, देखिए तो ना क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ध्यान रखिए जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ा 70 से 80% स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, 70 से 80% स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। जिसको ये एडजस्टमेंट समझ में आया उसको कैश समझ में आएगा, जिसको ये एडजस्टमेंट नहीं समझ, क्योंकि जाहिर सी बात की शुरुआत नहीं आता है, बाकी तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की एक्टिविटी तो बाद में आती है ना। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत सिंपल है, वहाँ दिक्कत नहीं होती है, मेन दिक्कत कहाँ होती है ऑपरेटिंग में, और ऑपरेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये है ना, क्योंकि इसके साथ अभी हमको कुछ अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं। हम जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो हमको कहीं कहीं कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मशीनरी अकाउंट, डिप्शन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अभी आगे हम यूज़ करेंगे उसका। फिलहाल हमको ये समझना है, ये समझ आ गया हमको, हम कहाँ पहुँच चुके हैं बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे पहुँच चुके हैं, सेकेंड स्टेज पे आ चुके हैं। अब थर्ड क्या, इसका यूज मत करिए, ये हमारी बिजनेस का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये छोड़िए, इसको भूल जाइए। अब कहाँ आइए, अब हमने एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज लिखा हुआ है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, चल रहा है, चल रहा है। वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या बताइए। करंट लायबिलिटी के चेंज हमारे जो है वो वर्किंग कैपिटल पार्ट है, ठीक है। अब जरा ध्यान रखिए, वर्किंग कैपिटल ठीक, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में 2 आते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो ध्यान रखिए, इसमें बहुत सिंपल है, एक लाइन में डाल रहा हूँ, तो इनके जो चेंज आएंगे है ना, मान लीजिए करंट एसेट इंक्रीज करता है,
सोचिए, ध्यान दीजिएगा, करंट से अगर बढ़ता है तो कैश घटता है कि कैश बढ़ेगा? बढ़ता है ध्यान रखिए, ध्यान समझिएगा। क्या आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है लास्ट ईयर 11th में? अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर दोनों चेंज ऐसे साइड में आते हैं तो क्या दोनों प्लस होते हैं? दोनों चेंज अगर ऐसे साइड में आए तो क्या दोनों प्लस होंगे? एक प्लस होगा और एक, ध्यान समझिएगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। इसका मतलब ये है, अगर करंट सेट बढ़ता है, जैसे सिंपल सी बात समझिए, हमने स्टॉक खरीदा, स्टॉक मतलब क्या, गुड्स खरीदा, माल नगद खरीदा, तो क्या कैश बढ़ेगा घटेगा? कैश घटेगा, भाई पैसा देकर खरीदेंगे ना नगद, तो कैश घट गया, माइनस, ठीक है। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी जनरेट हुई तो, कोई लायबिलिटी जनरेट हुई तो हमने किसी से उधार ले लिया, उधार लिया नगद, तो पैसा उधार ले लिया, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या लायबिलिटी इंक्रीज हुई? जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैश क्या होगा? कैश क्या होगा? भी इंक्रीज होगा। तो याद करिए, एक क्वेश्चन पढ़े ना, एक क्वेश्चन याद है ना, भूल गए? एसेट इक्वल टू, मतलब ये इक्वल टू मतलब होते हैं ना, अगर इधर प्लस तो इधर भी तो प्लस, इधर प्लस, लेफ्ट साइड प्लस तो राइट साइड भी तो प्लस, तभी ना इक्वल टू होगा। लेकिन अगर इधर माइनस, सही है कि नहीं? मतलब 5000 प्लस 5000 माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये तो 0 है। तो हम समझा रहे हैं, पॉइंट समझिएगा बेटा। अगर करंट सेट इंक्रीज करता है तो कैश डिक्रीज करता है, कैश का आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो एसेट भी, कैश भी इंक्रीज करता है। मतलब है ना, सिंपल से समझिएगा, एकदम सिंपल लाइए, एक लाइन में आता है ना। रिवर्स आइए, दूसरा आइए, अगर डिक्रीज हो तो क्या होगा? रिवर्स कर दीजिए, घटेगा एसेट तो कैश बढ़ेगा। याद रखिए, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, ये कैश वर्किंग कैपिटल चेंज लिखे हैं, लेकिन ये समझिए कैश का चेंज, कैश का चेंज हम पढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल चेंज तो है, लेकिन कैश का फ्लो देखना है, कैश का फ्लो देखना है। ये जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, इसका चेंज दिखा रहा है, कैश का प्लस और माइनस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो करंट सेट्स का घटना मतलब कैश का बढ़ना, यहाँ कैश की बात हो रही है। और लायबिलिटी की बात करें तो, लायबिलिटी की बात करें तो कैश अगर करंट लायबिलिटी घटती है तो कैश भी घटेगा। मतलब हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो नकद करेंगे कि पैसा ले लेंगे उससे? क्रेडिटर को जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर घटेगा तो कैश भी घटेगा ना। अब सिंपल, अब इसको एक लाइन समझिए, एक लाइन, लायबिलिटी का रिलेशन सेम होता है, पॉजिटिव मतलब आपको समझिए, लायबिलिटी का इक्वेशन सेम चलता है, मतलब बढ़ने पे प्लस, घटने पे याद होगा लायबिलिटी। लायबिलिटी याद हुई क्या? क्या करंट लायबिलिटी याद हुई क्या? सर क्या बताया, फिर दोबारा बताइए, दोबारा सुनिए। जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी तो कैश भी घटेगा, मतलब रिलेशन क्या हुआ? सेम हुआ। लेकिन एसेट में क्या होगा? रिवर्स। एसेट में रिवर्स हो गया और लायबिलिटी में रिलेशन सेम हो गया। क्या वर्किंग कैपिटल तैयार हो गया? यही देखिए किया गया। वर्क, अब आइए थर्ड स्टेज पे आप आ गए, वर्किंग कैपिटल की चेंज। देखिएगा, करंट एसेट्स घटा, देखिए लिखा हुआ है, करंट एसेट्स का डिक्रीज करना मतलब प्लस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब प्लस। देख रहे हैं ना, ये देखिए प्लस वाला पॉइंट दिखा रहा है, ये प्लस वाले पॉइंट है जिनके बारे में पहला डिस्कशन किया गया। एसेट घटेगी तो प्लस करना है, लायबिलिटी घटेगी, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो प्लस करना है। एक पॉइंट बोला गया है ना, जो समझा, जो बताए हैं आपको वही बोला गया है। बात आ रही है? हमने क्या बताया है सर? लायबिलिटी एक पॉइंट, एक लाइन याद रखिए, बाकी भूल जाइए। लायबिलिटी का रिलेशन सेम होता है, करंट एसेट्स का लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी का रिलेशन सेम होता है, करंट एसेट्स का रिवर्स होता है। नोट कर लीजिए, current liability shows same relation whether increase, plus, decrease, minus. Current liability shows same relation, increase, plus, decrease, minus. बढ़ेगा तो प्लस करे, घटेगा तो माइनस करे। While current liability shows reverse relation,
current assets shows reverse relation, that is increase minus decrease plus, increase minus decrease plus. हो गया? क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करते हैं कहाँ जाएंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे आएंगे। तीसरा स्टेज, पहला क्या था बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरा क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तीसरा क्या है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। थर्ड है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये थर्ड स्टेज है। तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं। अब एक चीज और बचा हुआ है, उसको बस ध्यान दीजिएगा। एक टैक्स हम वहां देखे थे, दूसरा टैक्स हम यहाँ देखेंगे। ये है टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर टैक्स दिया हो तो इसको माइनस करिएगा, और करंट ईयर दिया है तो यहीं पर तो शुरुआत है प्लस हो जाता है, यहाँ हमने प्लस किया होगा। लेकिन अगर एक ही टैक्स दिया है तो वही करंट ईयर होता है, वही प्रीवियस ईयर होता है। मतलब एक बार उसको हम प्लस करेंगे, एक बार उसको माइनस करेंगे। लेकिन दो दिया होगा तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस? करंट ईयर प्लस, क्योंकि ये घटाया गया था, और प्रीवियस ईयर माइनस, क्योंकि ये एक्चुअली पेड हो, यही पेड किया गया, इसमें कैश जा रहा है। क्लियर हुआ? जैसे ही हम टैक्स पेड करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर वाला, तो हमारा आंसर क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पहला ही जो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ आ गया तो समझिए आपने 3 नंबर ले लिया। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर ऑपरेटिंग पे देता है, बाकी 3 इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और लास्ट का जो होगा उस पर आएगा, है ना। तो 3 नंबर क्योंकि देख रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ना। लगभग आधा घंटा से ऊपर हमने इसको डिस्कस किया। ये पूरा एक आधा हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है ना। तो ये क्या हमने डिस्कस किया बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, कभी कभी आंसर प्लस आता है ऑपरेटिंग का, और कभी आंसर माइनस आता है। अगर प्लस आता है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस आता है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन। कैश यूज्ड इन, यूज मतलब होता है आपने पैसा ज़्यादा पे कर, कैश ज़्यादा निकल गया हमारे पास। जब माइनस में जाएंगे हम तो ज़्यादा यूज़ करेंगे कैश, है ना। और जब प्लस में रहेंगे तो कैश फ्लो, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, कैश फ्लो मीन्स प्लस। In case of positive answer, cash flow word used, and in negative answer, negative मतलब minus. In case of negative, note करिए, in positive, in case of positive, it is cash flow from, और negative cash used in. समझ आएगा बेटा? आज हम पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन, तो फॉर्मेट हमको अच्छे से समझ लेना है। अभी हमने क्या पढ़ा? सिर्फ एक एक्टिविटीज पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं रिमेनिंग 2 मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट हमने पढ़ा हुआ है, तो बैलेंस शीट हम कंपनी वाले नहीं दिखा रहे हैं, जो हम जिससे हम यूज टू है उसको दिखा रहे हैं। ये हमने पढ़ा है ना बेटा, एसेट साइड कहाँ आती है? राइट साइड। लायबिलिटी कहाँ आती है? लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो हमारे 2 टाइप किस होते हैं, एक नॉन करंट और एक करंट। तो करंट तो भूल जाइए क्योंकि सारे करंट यहाँ आ गए, मैक्सिमम करंट यहाँ आ गए। एक करंट को छोड़ दो, एक करंट एसेट को छोड़ दो, कौन सा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पार्ट एक एसेट दिया होता है, उसको मत यूज करिएगा। इसमें जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना करंट एसेट, तो करंट एसेट में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है, लेकिन वो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका यूज लास्ट में। तो एक्चुअली हम पूरा कैश फ्लो का ही चेंज दिखा रहे हैं, तो वो तो हमारा सबका बॉस है, मतलब मेन प्राइमरी वही है, तो उसको हम पहले ही साइड लाइन लगा चुके हैं, है ना। जो उसके अंदर जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट है उनको हमने यहाँ दिखाया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग कर लिया हमने, जो बाकी बचे यहाँ। समझ आ रहा है?
तो हम तो यहाँ अभी यहाँ थे, अब जरा यहाँ आइए तक। क्या हमने शेयर होल्डर फंड पढ़ा है क्या? Yes, sir. आता है लाइबिलिटी साइड, याद है ना? नीचे आइए, हमने नॉन करेंट लाइबिलिटी पढ़ी है क्या? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और उसके बाद क्या पढ़ा है? तो ये तो हमको छोड़ देना है, ठीक है ना? लेकिन इसमें भी करंट लायबिलिटी पूरा मत छोड़ो, दो चीज को याद रखना है, कौन सी हम बताएंगे, है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, एसेट में क्या करते हैं? एसेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है कि फाइनेंस का पार्ट है? बिजनेस हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हम लोगों ने पढ़ा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद करिए, इन्वेस्टिंग एडवाइस क्या होता है? जहाँ हम एसेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? तो वो हमारी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और जहाँ से हम फंड जनरेट करते हैं, फंड मतलब क्या? जो हमारे सोर्स ऑफ फंड है, जहाँ से पैसा आता है, वो लाइबिलिटी का पार्ट है। लाइबिलिटी तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, ठीक है ना? तो समझिएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा बेटा? हमारे जो करंट एसेट्स हैं, वो हमारे इन्वेस्टिंग के पार्ट है। अब एग्जाम्पल वाइज ध्यान समझिए, बिल्डिंग परचेज किया तो इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है? बिल्डिंग किस में आता है? नॉन करंट एसेट है कि करंट एसेट? नॉन करंट। तो बिल्डिंग आपने खरीदा, जरा आप सबसे समझिएगा, कैश का इनफ्लो की आउटफ्लो, याद रहेगा? याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस जरा इस पे आ जाएगा, इस पे एक निगाह डालिए। सर यही यहाँ भी तो वही बताए थे आप कि एसेट बढ़ेगा तो माइनस करिए, घटेगा तो क्या बताए थे? बढ़ेगा तो, यही बताए थे, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई है। ये भी तो एसेट ही है, बस ये क्या है? नॉन करेंट। ये क्या था? करेंट। नेचर वाइज तो सेम है ना? खरीदा हमने तो पैसा गया, बेचा हमने पैसा आया। तो जब, अब समझिएगा, सिंपल बताने आ रहा था, तो जब भी हम एसेट परचेज करते हैं, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट जो भी होगा, है ना, नॉन करेंट एसेट, तो क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। क्या होगा? कैश का पैसा जाएगा। और जब सेल करेंगे क्या होगा? इनफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब प्लस, पैसा आया, समझ आ रहा है? अच्छा, ये तो समझ आ गया, सिंपल है। अरे सर बहुत आसान है, तो सही में आसान है, इससे बहुत आसान है ना? कुछ करना ही नहीं है, ये तो इसी से समझ में आ गया, दिमाग में लगाना है, करंट एसेट सही समझ आ गया, है ना? खरीदे माइनस, बेचे प्लस, कैश का चेंज देखना है। अच्छा, एक चीज और, जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वहां से रिटर्न भी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है? कहीं हमने इन्वेस्टमेंट किया, ध्यान दीजिएगा, हमने शेयर में पैसा लगाया, समझते हैं? तो शेयर में, मैंने अपनी कंपनी नहीं, आप शेयर में इन्वेस्टमेंट आउटसाइड करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। फाइनेंसिंग कब होता है? फाइनेंसिंग बेटा लायबिलिटी है, जब हम खुद शेयर इशू करते हैं। हमने खुद शेयर इशू किया, अपने शेयर, कंपनी है ना, कंपनी क्या करती है? पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है, क्यों करती है? फंड जनरेट करने के लिए, ये फाइनेंसिंग है। लेकिन आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, आपने कहीं पैसा लगाया, क्यों लगाया? ताकि पैसा आए। हम कहीं बाहर पैसा लगा रहे हैं तो रीजन क्या है? कि कुछ रिटर्न आना चाहिए हमारे पास। बात समझिएगा, पॉइंट बताना है आपको। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर्पज है रिटर्न का, पर्पज है रिटर्न का। तो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, समझिएगा, तो हमको इंटरेस्ट भी तो मिल सकता है भाई। डिवेंचर कंपनी के ले लिए हम, याद करिए, जैसे आप डिवेंचर पढ़े हैं ना, डिवेंचर कंपनी जब इशू करती है तो इंटरेस्ट पे करती है, लेकिन कहीं कंपनी ने डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या करती है? आपने कहीं डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि पे करेंगे? मिलेगा ना। तो इंटरेस्ट क्या हुआ? रिसीव। कहीं भी इन्वेस्टमेंट नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ब्लैंक हो रहा है, दिमाग ज़्यादा पढ़ा दिया लग रहा है, नोट कर लीजिए, हिंदी में नोट कर लीजिए, इंग्लिश में कर पा रहे, समझ में आना जरूरी है। अकाउंट में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ समझ आनी चाहिए, नोट कर लीजिए, हिंदी में बोल दे रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे जो रिटर्न होता है
वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होता है। वेयर इन्वेस्टेड इफ रिटर्न इज जनरेटेड, wherever investments are made, if return is generated, then it is added in investing activities. Likewise, interest received, dividend received, interest received, dividend received, rent received, ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है, नोट हो गया ना। ये इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न था आपका, आपने क्या किया, इन्वेस्टिंग में प्लस किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी था, रिटर्न हमको प्लस करना, ठीक है, माइनस मत कर, ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा है ना। अब आइए इधर, अब आगे बेटा फाइनेंसिंग में, जहाँ से हम फंड जनरेट करते हैं। फंड जनरेट जो होती है फाइनेंसिंग का पार्ट, जैसे शेयर जब इशू करते हैं। अब इसके लिए इसको समझो, ध्यान समझिए बेटा, समझो उसको, वो नहीं हुआ अभी हिंदी के दोनों में कोई भी जब समझ आए नोट करिए, समझिए बेटा। हमने इसके लिए क्या समझाया आपको, ये बताया करंट लायबिलिटी मतलब क्या। सर आपने बताया है लायबिलिटी में बढ़ने में प्लस, घटने में माइनस। सर फाइनेंसिंग समझ में आ गया, बढ़ने में प्लस, घटने में माइनस। तो बढ़ने मतलब क्या, अगर हम पूछे इशू ऑफ शेयर बढ़ा ही घटा, इशू ऑफ शेयर में शेयर बढ़ा ही घटा, समझ रहे ना। मान लीजिए बैलेंस शीट में शेयर दिया हो बेटा 2 लाख रुपए, एक में दिया हो प्रीवियस ईयर और करंट में दिया हो 4 लाख, समझिएगा 2 लाख बढ़ गया ना, शेयर 2 लाख बढ़ गया ना। तो जब 2 लाख शेयर बढ़ा तो कैश आया भी गया, आया मतलब प्लस। याद रखिए कैश का इनफ्लो मतलब प्लस, कैश का इनफ्लो हमेशा ये कॉन्सेप्ट मेन है, कैश का इनफ्लो मतलब प्लस, आउटफ्लो माइनस, है ना। तो यहां पर कैश का इनफ्लो हो रहा है, रिवर्स हो जाता क्या होता, आउटफ्लो मतलब क्या, माइनस। डिक्रीज में माइनस, इंक्रीज में। सर यही तो बताए थे यहां पर, यही ना बताए थे यहाँ पर। सर फाइनेंसिंग तो समझ आ रहा है, आधा हम समझ लीजिए। अब दूसरा बताइए, डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या हो, डिवेंचर इशू किया तो इनफ्लो की आउटफ्लो, कैश प्लस की माइनस। डिवेंचर इशू समझते हैं, डिवेंचर आपने इशू किया, इशू मतलब क्या, मार्केट में इशू किया तो पैसा आएगा ना, आएगा मतलब क्या प्लस, और रिडम्पशन किया तो रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट माइनस। लोन लिया, लोन रेज तो कैश आया गया, रीपेमेंट ऑफ लोन कैश गया मतलब माइनस। समझा रहा है, एकदम सिंपल। अच्छा फाइनेंसिंग तो समझ रहे हैं कि सर आया गया समझदार है। अब सर ये बताइए, क्योंकि जो आप शेयर इशू करते हैं इस पर डिविडेंड भी देना होता है। आपने जो शेयर इशू किया है शेयर होल्डर्स को, उनको आप रिटर्न कुछ देंगे, क्या देंगे रिटर्न, डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड क्या, पेड, डिविडेंड क्या, पेड। डिवेंचर में जो पैसा लगाया आप, क्या उनको क्या करेंगे, उनको क्या देते हैं रिटर्न, इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। यहाँ पर रिसीव्ड आया था, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिटर्न आया था, रिटर्न मतलब रिसीव्ड आया था। अब यहाँ किसकी बारी आने वाली है, पेड की बारी आने वाली है। पेड मतलब समझ रहे हैं, श्रेया नहीं समझ आ रहा, ज्यादा हो रहा है क्या, कहीं दिमाग में हो जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे बेटा, ये फॉर्मेट हम करा दें आपको, फिर आप रट लेंगे, हम बार बार समझा रहे हैं बेटा। ये फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन करा देंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम समझा रहे हैं, ये इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो आप गलतियां नहीं करेंगे। हम चाहे तो सीधे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर आप रटने लगते थे। जहां आप घुमाएंगे, एग्जाम में घुमाएगा, आप फंस भी जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कितनों घुमाए, कितनों फंसाए, आप निकल जाएंगे, है ना। नहीं तो बहुत लोग डूब जाते हैं, फंस जाते हैं तो डूब जाएंगे, मतलब गलत कर दें, रॉन्ग करके चले जाएंगे, है ना। जैसा शेयर के साथ हुआ, शेयर लगभग हमने 20 दिन पढ़ाया, टोटल जोड़ा जाए तो कम से कम 1.5 महीना शेयर, 2 महीने शेयर पढ़ा चुके हैं।
अगर इस साल में शेयर की बात की जाए 2 महीने ज़्यादा हम शेयर पढ़ा चुके हैं, 2 महीना शायद ही किसी बैच को पढ़ाए हैं, तो उसके बाद भी कुछ लोग रिजल्ट 0 दिए। इसका रीजन समझते हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। याद करिए, हम शेयर स्टार्ट कर रहे थे, मतलब बता दें इसके बारे में, आज भी पहली दूसरी क्लास किसी भी जिंदगी में आपकी जब भी पढ़ाई करें, खासकर स्टार्टिंग की जो क्लास होती है न्यूमेरिकल्स की, थ्योरेटिकल तो आप पढ़ सकते हैं, छूट भी जाएगा तो आप कहीं दिन मैनेज कर लें। न्यूमेरिकल्स में पहले 2-3 क्लास जो होती है, अगर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, कुछ लोग कॉन्सेप्ट बताते सीधे उठाए थे, कुछ समझ आता है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं समझ पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, फिर आप क्वेश्चन को रटेंगे, इलस्ट्रेशन देख के न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। तो बार बार करें, समझने की कोशिश करिए, इसको समझ जाएंगे आप तो मेरे ख्याल से हम दूर कराएंगे तो 5 जवाब करके आएंगे अपने से, ठीक है ना। समझिए इसको। तो हमने क्या कहा बेटा, फाइनेंसिंग में बढ़ना घटना है ना, इशू रिडम्पशन पेमेंट प्लस माइनस सेम चलता है ना, और इसमें कुछ पेमेंट भी होते हैं, मतलब हमने किसी को शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया तो बदले में रिटर्न देते हैं हम। यहाँ रिटर्न मिलता है और यहाँ रिटर्न दिया जाता है, तो दिया जाएगा मतलब कैश आएगा कि जाएगा, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, तो कैश क्या हुआ, आउटफ्लो होगा, माइनस होगा। याद है कैश का क्या होगा बेटा, माइनस। चेक करिए जब जो हमने बोला क्या पूरा फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग वही है, तो चेक करिए थोड़ा इन्वेस्टिंग से देखिएगा, इन्वेस्टिंग से क्या हमने जो बताया उसमें कुछ नया मिला। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब ध्यान समझिएगा, तीनों हम पूरा फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, हम वो आपको छोड़ दिए हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस हो रही है। तीनों एक्टिविटीज़ का रिजल्ट जो आएगा आइदर प्लस आएगा और माइनस आएगा, मतलब तीनों एक्टिविटीज़ को जब हम फाइनली जब ऐड करेंगे तो कुछ हमारा आंसर आएगा। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आया, सपोज प्लस आंसर आया, तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन 3 एक्टिविटीज का जो रिजल्ट आएगा, अगर प्लस में आंसर आया है, अगर आंसर प्लस है तो नेट इंक्रीज, और आंसर अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज। इन तीनों एक्टिविटीज का रिजल्ट आइदर प्लस, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश लिखेंगे, और अगर माइनस होगा तो नेट डिक्रीज लिखेंगे। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ। हम मान लेते हैं, मान लीजिए आंसर प्लस है, प्लस मतलब क्या, कैश हमारे पास बचा हुआ है, हम कैश प्लस में है। कैश क्या है, तीनों एक्टिविटीज के बाद का आंसर हमारा प्लस में है, हमारे पास कैश दिख रहा है, और अगर माइनस में होता तो हम कैश का ज़्यादा यूज कर चुके हैं, है ना, माइनस में होती तो नेट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो नेट डिक्रीज, माइनस, इंक्रीज, प्लस, कैश एंड कैश इंक्रीज। अब आगे इसके बाद इस आइटम को, अच्छा 2 चीज़ें भी छोड़ा, सॉरी 1 चीज़ छोड़ा, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड कैश नहीं छोड़ा था, 1-2 आइटम छोड़ दिया था हमने। करंट लायबिलिटी में 2 आइटम और होते हैं जो फाइनेंसिंग में आते हैं, इनको याद रखिएगा। होते होते होता है क्या कि करंट लायबिलिटी का सारा आइटम हम यूज़ कर लेते हैं, कहाँ पर हम सारा यूज़ कर लेते हैं, ऑपरेटिंग, सारा यूज़ कर लेते हैं ऑपरेटिंग, वर्किंग कैपिटल चेंज यूज कर लेते हैं, लेकिन 2 आइटम को अलग कर लीजिएगा। कौन से 2 आइटम याद कर लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये छूट गया था, इसको बता देते हैं। तो नेचर वही है, मतलब क्या सर आपने बताया था लायबिलिटी बढ़ने में क्या होता है, क्या होता है, प्लस, मतलब इनफ्लो, कैश का इनफ्लो प्लस, और घटने पे माइनस। तो ओवरड्राफ्ट बढ़ा तो क्या, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट बढ़ा तो प्लस, और घटा तो माइनस। समझा रहा है, वही चीज़ है, देख लीजिए, बढ़ने पे प्लस किया गया है, देखिए जरा फाइनेंसिंग में कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ने पे प्लस, घटने पे माइनस। समझ आ गया, तीनों एक्टिविटीज क्लियर हो गई हमारी, ठीक। हम यहाँ पर आ चुके हैं फाइनली, नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ चुके हैं। अब इसमें 2 चीज़ और बची, कौन सी 2 चीज़, हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस मतलब समझते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस क्या, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। ओपनिंग बैलेंस जब बोलते हैं तो प्रीवियस ईयर की करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करना है। अब जैसे क्या, कभी कभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होता है, कभी इसमें अलग से करंट इन्वेस्टमेंट है ना, करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया होता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, गलती से भी उसको मत दिखाइएगा उसमें इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग मत दिखाइएगा। करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हेडिंग दिया होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खोजना ही नहीं, वो सिंपल दिया हो नाम से। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहला, और दूसरा क्या, करंट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों है ना, ये दोनों अगर दिए हैं तो इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्या करना होगा हमको, प्लस करना होगा। किसमें, नेट इंक्रीज में। अगर डिक्रीज हुआ बेटा तो क्या करना होगा, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते, मतलब जो बड़ा है उसको छोटे बढ़ाते है ना। अगर ये माइनस बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आता, और प्लस बड़ा होगा तो आंसर प्लस में आंसर आएगा। समझा रहे हैं, डिफरेंस निकालना जानते हैं ना। अब लास्ट आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है बेटा वो कहाँ आएगा, वो आएगा लास्ट आंसर। मतलब जो हमारा आंसर है अब इसको मैच करना है, मैच कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि बैलेंस शीट मैच कर गया तो हम सेटिस्फाइड हो गए कि आंसर आ गया। इसी तरह से ये भी है, अगर आपका ऊपर का आंसर क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर गया इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ आ रहा है, जैसे सिंपल सी बात समझिए, ध्यान दिए। मान लीजिए आंसर 10,000 प्लस में है, आंसर 10,000 प्लस में है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर मान लीजिए 50,000 है, तो 50 10 कितना होगा, 60। तो यहाँ आंसर कितना आना चाहिए, 60,000। अगर 60,000 है आंसर इसका मतलब हमने सही बनाया। अगर यहाँ 50,000 दिया है आंसर तो हमने गलत बनाया। मेरी बात समझ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम रेडीमेड है, पहले से आंसर तैयार है, मिलाना कुछ नहीं है, ठीक है ना, मिलाना कुछ नहीं है, सब तो तैयार है पहले से। ठीक, अच्छा सर इसको भी हम क्या चेक कर सकते हैं क्या, हाँ ध्यान रखिए, हम इसको भी स्टार्टिंग में ही वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर इस 60 में 50 माइनस कर दें कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों एक्टिविटीज का फाइनल आउटकम, ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, इन तीनों का फाइनल आउटकम अगर 10,000 आ जाएगा इसका मतलब हमारा आंसर भी मैच कर जाएगा। अगर ये 10,000 नहीं आया तो ये गलत है। तो हमने कहीं नहीं, गलती कहाँ हुई है उनकी, हमारी गलती कहाँ हो रही है, हमारी गलती ऊपर हो रही है। यहाँ की गलती ऊपर होगी, नीचे गलती होने की संभावना ही नहीं है। क्यों, ये तो फिक्स है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस करके क्या आएगा आंसर, यही ना आएगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये 10,000 जो है वो इन तीन का रिजल्ट है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन? आपने क्या पढ़ा, आपने फॉर्मेट समझ लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझ लिया, ठीक है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, शुरू का जो क्वेश्चन है हमारा, वो 3-4 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं, आप ध्यान समझिएगा, वो देखिए आप खटाखट आंसर देंगे। जो 3-4 क्वेश्चन अभी बताए हैं आपको, 3-4 जो शुरू के हमारे क्वेश्चन है उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच एक्टिविटी बिलोंग्स टू गिवन एक्टिविटी, आइदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो मेरे ख्याल आइए पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इन्हें क्या करना है हम लोग को, पेज नंबर क्या है जी, मिल गया, चलिए देखिए पेज नंबर 6.126 है, नहीं 116, 6.116 मिल गया। अब देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, 1 नंबर का एकदम आइडियल क्वेश्चन है, अगर थ्योरी नहीं आया तो ये जरूर आएगा।
क्या आएगा, आपको कोई एक छोटा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा फाइंड आउट विच एक्टिविटी बिलोंग्स आइदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है ना। अच्छा चलिए देखते हैं इंटरेस्ट पेड। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ और, इसको बताने से पहले एक चीज़ और समझ लिया। दो कंपनी के बारे में बेसिकली बात होगी, एक हमारी है फाइनेंसिंग कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी, एक नॉन फाइनेंस कंपनी। अच्छा फाइनेंस और नॉन फाइनेंस में अंतर क्या है, हम किसको कहेंगे कि नॉन फाइनेंस, किसको कहेंगे फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी समझते हैं जो पैसे काम करती है, जहाँ पर पैसे का ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली। तो कौन सी कंपनी है जो पैसे काम करती है, सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं आपके, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं, है ना, बैंक्स हुए, फाइनेंस कंपनीज हुई, है ना, NBFC बड़े जो भी, या आपकी म्यूचुअल फंड एजेंसी हुई, ये सारे फाइनेंस काम करते हैं, जहाँ पर फंड का ज़्यादा, कैश का ज़्यादा रोल होता है ना, फंड का यूज होता है। तो फाइनेंस कंपनी को एक तरफ रख दिया आपने, समझिएगा, फाइनेंस कंपनी को एक तरफ रख दिया आपने, और नॉन फाइनेंस को, मतलब सारी कंपनियाँ, चाहे स्टील में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, फार्मा में हो, IT में हो, वो सब कहाँ आएंगी, नॉन फाइनेंस। मतलब बाकी सारी कहाँ आ गई, एक साइड, और कुछ सेलेक्टेड जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो एक साइड। पास आ रही है, इसको इसलिए समझना जरूरी है कि इसका पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, इसलिए हम पहले बता रहे हैं। तो फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या, आप समझ लीजिए। फाइनेंस कंपनी मतलब कि जो बेसिकली फंड का काम करती है। जैसे बैंक के बारे में सोचिए जरा, बैंक क्या करता है, क्या बैंक कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टील बनाता है, बिल्डिंग बनाता है बैंक, नहीं ना। बैंक का काम क्या है, लोन देना लेना, डिपॉजिट लेना देना, यही नहीं करता है। तो अब जरा बताइए, बैंक ने लोन दिया, जब लोन देगा तो बैंक इंटरेस्ट लेगा कि देगा, लेगा। तो इंटरेस्ट का जो रोल होता है, इंटरेस्ट चाहे पेड हो चाहे रिसीव्ड, ध्यान रखिए दोनों, बैंक लोन देता भी है और ले भी सकता है, दोनों पॉइंट देखिएगा। आ रही है, मतलब इंटरेस्ट पेड मतलब क्या, इंटरेस्ट पेड और रिसीव दोनों हो सकता है। पेड मतलब क्या, अगर बैंक ने डिबेंचर इशू कर दिया है ना, तो बैंक इंटरेस्ट पे करता है। बैंक भी क्या है, एक कंपनी है, SBI जानते हैं ना, SBI, PNB, इनके शेयर्स है मार्केट, है ना, इनके शेयर्स हैं, डिबेंचर के मार्केट में है। तो ऑब्वियस है कि जाहिर सी बात है कि ये लोन लेते भी हैं और मतलब देते भी हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव भी करते हैं और इंटरेस्ट पेड भी करते हैं। तो ये इनका रेगुलर एक्टिविटीज है, क्या इनका ये रूटीन टास्क है, यही तो काम है बैंक का, पैसा लेना देना। तो इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड होगा वो किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड जो फाइनेंस कंपनी का होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग, ठीक है ना। और डिविडेंड पेड और रिसीव्ड बैंक के लिए क्या होगा बेटा, आप जरा ध्यान समझिएगा, डिविडेंड रिसीव्ड तो ऑपरेटिंग है, क्या रखिए, डिविडेंड रिसीव्ड तो ऑपरेटिंग है, लेकिन पेड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग का। इसको भी नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं अभी, वैसे नोट कर लीजिए, ये जब पॉइंट आ ही गया तो डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, या इससे आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव्ड। फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस है ना, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड। ये 4 है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड। ये 4 में डिस्कस किया है। इन 4 में फाइनेंस कंपनी के लिए ये तीनों जो होंगे, तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट होंगे। फाइनेंस कंपनी में तीनों बेटा ऑपरेटिंग के पार्ट होंगे, ठीक है ना। लेकिन नॉन फाइनेंस में क्लासिफाई हो जाएगा। नॉन फाइनेंस में इंटरेस्ट पेड जो है ये फाइनेंस एक्टिविटीज का पार्ट है ना। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ जाता है,
इन्वेस्टिंग में आएगा। अभी हम लोग डिस्कस किया था ना, ये इसी बेसिकली ये हम लोग अकाउंट बनाते स्टेटमेंट बनाते हैं, एक्चुअली इसी का बनाते हैं। इसका तो रेयर यूज है, इसका तो यूज है ही नहीं, इसका एक नंबर बस यूज है, सिर्फ एक नंबर के लिए ये समझना है, ये मेन है हमारा, है ना। एक नंबर के लिए इसको भी समझना है, इसको तो है ही है, लेकिन हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा वो इस पर चलेगा, नॉन फाइनेंस फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ये भी इन्वेस्टिंग है ना, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ठीक है। अब ध्यान रखें, तो ये डिविडेंड पेड कहा जाएगा, ये चाहे कोई एक्टिविटीज हो, ऑपरेटिंग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कब पे किया जाता है? जब शेयर इशू किया जाता है। डिविडेंड आप तभी पे करते हैं जब आप शेयर इशू करते हैं। तो शेयर इशू तो कोई कर सकता है, चाहे फाइनेंस कंपनी हो या, जैसे हमने क्या कहा, क्या एसबीआई शेयर नहीं इशू करता है? एसबीआई का शेयर लोग नहीं खरीदते हैं, पीएनबी खरीदते हैं, एसबीआई खरीदते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब जितने बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, या और भी जो कंपनीज है उनकी। तो जो डिविडेंड पेड होता है ऑलवेज बिलोंग्स टू सॉरी ऑलवेज बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग कैंसिल फाइनेंसिंग, ऑलवेज बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होगा, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो या, क्योंकि डिविडेंड हमेशा पेड ही होता है अगर शेयर इशू करते हैं, चाहे फाइनेंस कंपनी हो या नॉन फाइनेंस कंपनी, ठीक है ना। फाइनेंस कंपनी के लिए इन तीनों एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग आ जाएगा, कौन तीन? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब इंटरेस्ट दोनों, और डिविडेंड रिसीव, ठीक है ना। ये तीन ऑपरेटिंग हो गए फाइनेंस के। और नॉन फाइनेंस के लिए ध्यान देना है हमको, इंटरेस्ट पेड है फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग ही है, और दोनों रिसीव्ड जो है वो इन्वेस्टिंग में जाएगी। समझ आ रहा है? ये चार बीच में आपको रूल दिखाई, इनका रूल दिखाई देगा, फाइनेंस नॉन फाइनेंस करके दिया होगा, आ रही है? ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये चार के बीच में आएंगे, यूज करेंगे। चलिए अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछते हैं इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा? In case of nothing is given, nothing information is given regarding finance or non-finance, it assumes that company belongs to non-finance. Financing जब तक ना कहा हो उसको नॉन फाइनेंस माने, क्योंकि मोस्टली कंपनी क्या होती है? नॉन फाइनेंस। तो फाइनेंस कहा होगा तभी माने। तो इंटरेस्ट पेड कहाँ जाता है? देखिए हमने लिखा है नॉन फाइनेंसिंग कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ जाएगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब देखिए अगला, इंटरेस्ट पेड दोनों में दिया है, इंटरेस्ट पेड फाइनेंस है नॉन फाइनेंस कंपनी। इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कंपनी कहाँ लिखे हैं? इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट पेड नॉन फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन जनरल, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक, बैंक कर रहा है, बैंक कर रहा है मतलब है ना, इंटरेस्ट रिसीव भी ऑपरेटिंग में आएगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है? फाइनेंसिंग की नॉन फाइनेंसिंग? नॉन फाइनेंसिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर इंटरेस्ट रिसीव करती है मतलब क्या? इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब जरा आगे जल्दी बढ़ते हैं हम लोग। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी। अब समझिएगा, तो सोचिए बेटा, सर ये फाइनेंस क्वेश्चन है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट खरीद रही है तो क्या इसका ये रेगुलर बिजनेस है? ध्यान दीजिए, सोचिए थोड़ा सा, रटिए मत, रटिए, बुक में दिया है आंसर, आपको रख लेंगे आप, है ना। समझिए, बैंक कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भाई आपका पैसा जो आप जो पैसा लगाते हैं सेविंग में, एफडी में, बैंक क्या करता है? आपको 7% दे रहा है एफडी पे रिटर्न, तो जब तक बैंक 10% 15% नहीं कमाएगा 7% दे पाएगा? पता लगा बैंक कमाए 4%, आपको दे 7% दे पाएगा? बंद जाएगा बैंक, है ना। तो बैंक क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है ऐसी जगह जहाँ से ज़्यादा रिटर्न है। तो बिजनेस का ये, बैंक का ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन है ना, रूटीन टास्क है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। कहाँ जाएगा ये? ऑपरेटिंग। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों, सिर्फ परचेज ही नहीं, सेल भी। अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा तो भी ऑपरेटिंग,
बेचा, समझा ना? हाँ, लेकिन याद रखिए सर आपने तो बताया है परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आता है, लेकिन बेटा ये याद रखिए हम इसकी बात किए थे, हमने कहा था नॉन फाइनेंसिंग में मोस्टली कंपनी आती है, फाइनेंसिंग अलग पार्ट है। तो फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है उनका बिजनेस जो है, कोर बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करते हैं, है ना? तो जाहिर सी बात है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है? अब जब आपको हम चेंज करते हैं, लिंक करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, ध्यान समझिए रहा है, कुछ नहीं आ रहा है आपसे, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन समझते हैं, बिल्डिंग होने में आती है, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, है ना? परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा कि ऑपरेटिंग में आएगा? ऑपरेटिंग। कंस्ट्रक्शन मतलब उसका बिजनेस है, बिल्डिंग को बनाना, खरीदना, बेचना। तो आप जिस रेगुलर जो आपका रूटीन टास्क है जिसमें आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं। हमने क्या कहा था, किराए पे मकान उठाया है, हम किराए से ही अपना घर चलाते हैं, हमारा किराए पे ही घर चलता है। 4 मकान हैं, किराए उठा दिए हैं, 50,000 आ रहा है, भले ना दिखाएं, गवर्नमेंट देख लेगी तो आपका बिजनेस मान लेगी उसको, आपका उसी से मकान चल रहा है भाई, आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो, ध्यान दीजिएगा। तो वो क्या है, आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, समझा रहा है? तो वो अगर वो आपका मेन बिजनेस है तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम हो गई बेटा, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो रेंट रिसीव कर रही है तो वो इन्वेस्टिंग होता है ना? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रेंट रिसीव कर रही है तो ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर कोई अदर देन कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो उससे अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग आ जाएगा। अंतर समझिएगा, कब इन्वेस्टिंग में आना है, कब ऑपरेटिंग में आना है। ऑपरेटिंग में तब आना है जब वो हमारा मेन बिजनेस है, जब वो हमारा मेन बिजनेस होगा, उससे कोई इनकम या एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। लेकिन जब मेन बिजनेस नहीं है तो फ्लक्चुएट कराइए उसको, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ले जाइए। पास में आ रही है? ठीक। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, कैश एंड कैश, सॉरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट उसमें जाएगा, इन बैंक कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ध्यान रखिए, मतलब छोटे समय के लिए आपने पैसा बैंक में रखा है, तो ये एक तरह से बैंक डिपॉजिट हो जाएगा, है ना? तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। मतलब कैश एंड कैश मतलब क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर द पार्ट ऑफ दोज आइटम्स, दोज कैश विच आर आइदर कैश और टेंड्स टू बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो या तो कैश है या तो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है जल्द से जल्द। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हुआ आपका, है ना? ये आपका कैश है। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश है, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश है आपका। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? फाइनेंसिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तुमने कहाँ रखा है? फाइनेंसिंग में रखा है। उनका बढ़ना घटना कहाँ इफेक्ट डालता है? फाइनेंसिंग। बताया याद जाते बताया हमने क्या क्या, 2 नोट कर लीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग, रेदर दे आर पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। बजाय ये करंट लाइबिलिटी के पार्ट है, लेकिन इसको रखेंगे हम फाइनेंसिंग, ठीक है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध सेकंड वाले भी देखते हैं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज पे आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, फाइनेंस नहीं बोला है, फाइनेंसिंग नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, गलती से फाइनेंसिंग मत दिमाग में लाइए जब तक ना बोले। सिक्योरिटीज मतलब, सिक्योरिटी मतलब शेयर या डिवेंचर, शेयर डिवेंचर सब सिक्योरिटी में आते हैं, बहुत सी चीज़ें सिक्योरिटी में आती है। तो उस पर अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, कहाँ बताया हमने? इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव कहाँ आता है बेटा? इसमें इन्वेस्टिंग। लेकिन यही फाइनेंस जब होगा तो ऑपरेटिंग। फाइनेंस नहीं बोला था इसलिए इन्वेस्टिंग चलेगा, ठीक है ना? चलिए इसी तरह से इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कहाँ जाएगा? ये है
फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर हमारा फाइनेंसिंग जाएगा। अच्छा, सेकंड वाले में दोनों पॉइंट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में दिखाना ही है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग दिखाना है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल इंटरप्राइज भी लेना है और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज लेना है। मतलब पहले पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फाइनेंशियल समझाना है, इन सारी एक्टिविटी को फाइनेंशियल भी समझाना है और मैन्युफैक्चरिंग भी समझाना है। क्या समझ आ रहा है आपको? हम किसका पॉइंट ले रहे थे अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया? मैन्युफैक्चरिंग की फाइनेंशिंग, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जो सारा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आइए जरा फाइनेंसिंग पाइए, फाइनेंशियल पाइए। फाइनेंशियल में यही अगर हम इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड करें, फाइनेंसिंग पे इंटरेस्ट और डिविडेंड कहाँ जाए? चेक करिए, गया? ऊपर दिया है बेटा फाइनेंशियल इंटरप्राइज, नीचे दिया है नॉन फाइनेंशियल। आंसर में देखिएगा मिल गया। ऑपरेटिंग में दोनों 1 to 7 लिखा है, 1 to 7 मतलब पूरा 1 से 7 तक पूरे ऑपरेटिंग में आ जाएंगे। अब जरा इस पे आइए जरा। अच्छा, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय किस में आएगा? क्या सारे फर्म में एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं होते? कहीं रोबोट से भी काम होता है क्या? ऐसा नहीं है, रोबोट भी एम्प्लॉय होते हैं, जान सकते है ना। मतलब भले उनको पेमेंट नहीं करना पड़ा सैलरी का, लेकिन हर जगह तो एम्प्लॉय होते हैं, चाहे छोटी कंसर्न हो या बड़ी कंसर्न हो। तो सैलरी जो पेड होता है एम्प्लॉयज़ को वो क्या है? याद रखिए, ऑपरेटिंग। याद रखिए। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये हमारा। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है हमारा, तो इसको हमको यूज नहीं करना है, इसलिए देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है दोनों में। चेक करिए थोड़ा, ये दोनों में चाहे फाइनेंसिंग हो या नॉन फाइनेंसिंग, मिला? दोनों में सैलरी पेड कहाँ आ रहा है? ऑपरेटिंग में, ठीक है ना। रेंट पेड, सैलरी पेड ऑपरेटिंग में आता है। अच्छा, डिविडेंड पेड कहाँ आता है? सर आपने नोट कराया था डिविडेंड पेड चाहे किसी में कहाँ आता है? फाइनेंसिंग में। दिया है फाइनेंसिंग में, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो या नॉन फाइनेंशियल। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? अच्छे से क्लियर है? क्या थर्ड और फोर्थ भी हो जाएगा? फोर्थ थोड़ा सा चेंज है। चेंज इन द सेंस क्या है, उसमें कुछ अमाउंट दे दिया है। थर्ड तक तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्यों? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या? सोचिए जरा, लॉन्ग टर्म लोन मतलब कहाँ आता है? सर आपने बताया था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है, नॉन करंट लायबिलिटी। रीपेमेंट मतलब क्या? पैसा जा रहा है, क्या रहा है? जा रहा है मतलब माइनस की प्लस माइनस, एकदम पूरा आंसर पे आप जा रहे हैं। आप फाइनेंसिंग में पहुंच गए और फाइनेंसिंग में इसको माइनस करना है। चेक करिए, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो है। फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस कंपनी नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो थर्ड का 7वां पॉइंट, थर्ड का 7वां मिल गया। आउटफ्लो पूछा नहीं है लेकिन हम बता दिए, है ना, क्योंकि ये पेमेंट था तो आउटफ्लो हो जाएगा। मिल गया? क्या फाइनेंसिंग में है? ठीक, क्या बेटा बन जाएगा? हैं? कहाँ तक पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया? क्या 5th भी हो जाएगा? हैं? कहाँ पर बताओ तो? रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब क्या? कौन सा? करंट लायबिलिटी की नॉन करंट? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मतलब किस में जाना चाहिए? लेकिन याद रखिए करंट लायबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन मतलब ये होता है, लोन इसमें लिखा नहीं है 1 ईयर। लोन कभी भी याद रखिए, लोन जो होता है जनरली 1 साल नहीं होता है। लोन मोर देन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर में 10 साल 20 साल भी होता है ना। तो अगर लेस देन 1 ईयर लिख दिया जाए तब ये करंट लायबिलिटी है। और लोन कभी भी मोर देन 1 ईयर ही होता है। 2 साल 3 साल के भी लोन लिया जाता है, 5 साल के लोन लिया जाता है, तो 2-3 साल के लिए लोन भी शॉर्ट टर्म बनाता है। लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल 25 साल, है ना। तो 1 साल जब क्रॉस कर गया तो किस में आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आ जाएगा वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो गलती से भी करंट लायबिलिटी मत डालिए, तो शॉर्ट टर्म लोन नॉट अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, है ना। वो नॉन करंट नहीं आएगा, मतलब दिखाएंगे कहाँ उसको? फाइनेंसिंग में, ठीक है ना। फाइनेंसिंग में माइनस रीपेमेंट है, ठीक है।
बन जाएगा? उसका बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक बना जाएगा बेटा आपको? 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड में